हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी और किसने की थी और अकबर ने कितने युद्ध जीते थे और अकबर की मृत्यु के बाद उसके सिंहासन पर कौन बैठा था। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक अकबर मुगल साम्राज्य के शासक थे। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब के कलानौर में थे और इसलिए उनका राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में ही हुआ था। यह उनके शिक्षक और हुमायूं के पसंदीदा और विश्वास पात्र बैरम खान थे, जिन्होंने 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। एक विजेता के रूप में अकबर ने पूरे उत्तर भारत में विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू और अफगान सेना की हार थी, जो मुगल साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। मालवा को 1562 में बाज बहादुर से जीत लिया गया था, जिसे अकबर ने दरबार में मनसबदार बनाया गया। इसके बाद अकबर द्वारा 1564 में रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अकबर को जीत मिली और मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। अकबर ने 1573 में मुजफ्फर शाह से गुजरात जीत लिया। अकबर ने इस जीत की याद में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप सिंह 1576 में मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना से बुरी तरह हार गए थे। मेवाड़ की हार के बाद अधिकांश प्रमुख राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा था। एक समय अफगानिस्तान के एक आक्रमणकारी शेर शाह सूरी ने हुमायूं से दिल्ली की गद्दी जीत ली। इसके बाद हुमायूं ने 1555 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के 10 साल बाद फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिसमें उसकी सहायता ईरान के सैनिकों ने की थी। अकबर उस समय 13 वर्ष का था तब उसके पिता ने उन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया। एक साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई और उसके मंत्रियों व राज्यपालों ने देश के अधिकांश हिस्सों को आपस में बांट लिया। हेमू, एक हिंदू मंत्री, ने दिल्ली पर दावा किया लेकिन मुगल सेना से हार गया। फिर अकबर ने मुख्यमंत्री बैरम खान ने अकबर के शासनकाल को संभाला, लेकिन अकबर एक मस्त मौला युवक था और 1560 में जब अकबर 18 साल का हुआ तो उसने बैरम खान को मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। उस समय बैरम खान अफगानिस्तान से यात्रा करते समय मारा गया। अपने पूरे शासनकाल में अकबर ने कूटनीति, विवाह, गठबंधन और सैन्य संयोजन का उपयोग करते हुए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राजस्थान के हिंदू राजपूत शासकों से वैवाहिक और मित्रता संबंध स्थापित किए। यदि वे उन्हें सम्राट के रूप में स्वीकार करते तो अकबर उनकी पूरी सहायता करता, लेकिन जहां उन्होंने विरोध होता वहां अकबर नरसंहार करने से हिचकिचाया नहीं। 1562 में अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद राजपूत लोगों ने मुगल सल्तनत में प्रवेश करना शुरू किया और सेनापतियों और राज्यपालों के रूप में सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए। 1573 और 1576 के बीच अकबर ने गुजरात और बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन अकबर की प्रमुख उपलब्धियों उसके प्रशासनिक सुधार थे, जिसने मुगल शासक के तहत 150 वर्षों के बहुधार्मिक साम्राज्य की नींव रखी। औपचारिक शिक्षा की तुलना में हमेशा शारीरिक प्रदर्शन में अधिक रुचि रखने वाले वे जीवन भर अनपढ़ रहे, लेकिन
बुद्धि के सभी मामलों में सक्रिय रुचि ली। अकबर ने राज्य और धर्म को अलग करने की स्थापना की और सभी धर्मों के सदस्यों के लिए सरकारी पदों को खोल दिया। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर चुनाव कर जजिया को समाप्त कर दिया और युद्ध के कैदियों का इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन किया। दीवानी अदालतों में अकबर ने गैर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानूनों को समाप्त कर दिया। यहाँ हम अकबर के सैन्य उपलब्धियों और उसके द्वारा हासिल की गई विजयों के बारे में चर्चा करेंगे। इन विजयों के परिणाम स्वरूप अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में काबुल तक फैला हुआ था। चलो जान लेते हैं उसके द्वारा जीती गई कुछ लड़ाइयों के बारे में। पानीपत का द्वितीय युद्ध। बंगाल के मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने मुगल गवर्नर तर्दी बेग पर हमला किया। इसके बाद उसने तर्दी बेग से दिल्ली और आगरा को छीन लिया। फिर उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उस समय अकबर पंजाब में था और उसकी राजनीतिक स्थिति नाजुक थी। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने अकबर को हेमू के खिलाफ लड़ने में मदद की। जब हेमू जीत की कगार पर था तो एक तीर उसकी आंख में लग गया और वह बेहोश हो गया। हेमू की नेत्रहीन सेना भाग गई। बैरम खान ने हेमू को मार डाला। इस युद्ध के बाद अकबर ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। गोंडवाना की विजय। गोंडवाना राज्य को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने आसफ खान को भेजा। उस समय रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य पर शासन कर रही थी। वह लड़ते हुए मर गई और गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गुजरात की विजय। गुजरात की संपत्ति, समृद्धि और समुद्री व्यापार के लिए इसके महत्व ने अकबर को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। फिर इसके बाद अकबर ने शासक मुजफ्फर शाह को पराजित किया और गुजरात पर कब्जा कर लिया। अकबर ने इस विजय की स्मृति में सिकरी के पास फतेहपुर नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया, जिसे आज हम फतेहपुर सिकरी के नाम से जानते हैं। बंगाल और उड़ीसा की विजय। बंगाल के गवर्नर दाऊद खान ने अकबर के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की, इसलिए अकबर ने उसे दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। इस अभियान के बाद बंगाल और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया गया और वे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। काबुल और कश्मीर के कब्जे। अकबर के सौतेले भाई हाजिम मिर्जा काबुल पर शासन कर रहे थे। 1585 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में उसने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की। राजपूत नीति। राजपूत मुगलों के प्रबल शत्रु थे। अकबर ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूतों की वीरता और वफादारी आवश्यक थी। इसीलिए उसने मैत्रीपूर्ण संबंधों, एक दूसरे का सहयोग करने, वैवाहिक गठबंधनों में प्रवेश करने और उनमें से कई को मनसबदार नियुक्त करने जैसे उपाय को अपनाकर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की। अकबर ने आमेर जयपुर के भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। रणथंभौर के राजा सुरचंद राय ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कालिंजर के शासक रामचंद्र ने 1589 ईस्वी में अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जोधपुर और बीकानेर के शासकों ने भी अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। एकमात्र राजपूत राज्य जिसने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था वह मेवाड़ था। अकबर ने 1568 ईस्वी में मेवाड़ के शासक उदय सिंह को हराकर राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, लेकिन उदय सिंह मरते दम तक मुगलों से लड़ते रहे
उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह भी अपने पिता की मृत्यु के बाद भी लड़ते रहे। मुगलों और राजपूतों के बीच लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप सिंह को भारी नुकसान उठाना पड़ा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही मेवाड़ पर पूरी तरह से अकबर का कब्जा हो गया था। राजपूत राजाओं को आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति थी। अकबर के महत्वपूर्ण राजपूत सेनापति राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास और अन्य थे। दक्षिण भारत की विजय। अपने उत्तर भारतीय विजय के बाद अकबर ने अपने आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए बीदर, खानदेश, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में राजनीतिक मिशन भेजे। खानदेश को छोड़कर शेष राज्यों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसलिए उसने उन्हें जीतने के लिए युद्ध का रास्ता अपनाया। 1595 ईस्वी में अहमदनगर की शासक चांद बीवी ने बहादुरी से मुगल आक्रमण का मुकाबला किया, लेकिन असफल रही। इस प्रकार अकबर ने बीदर और अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। इस तरह धीरे धीरे अकबर ने पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया था और उसके शासन की जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी थीं। चलो दोस्तों, जान लेते हैं अकबर की मृत्यु कैसे हुई थी। असल में अकबर को किसी ने नहीं मारा था। अकबर अपने 63वें जन्मदिन के 10 दिन बाद पेचिश की वजह से मर गया था। अकबर असल में एक महान शासक था। अपनी किशोरावस्था के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से को एक साम्राज्य में मिलाया, जिसमें अफगानिस्तान, कश्मीर और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान शामिल थे। अकबर भारतीय नहीं था, उनके पूर्वज मध्य एशिया के मंगोल सरदार थे और उनकी माँ फारसी थी। उसी समय वह समझ गया था कि इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए उसके सभी लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। वह खुद एक मुसलमान के रूप में बड़ा हुआ। उसने अपने पूर्ववर्तियों के हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव को दूर किया। अकबर ने कहा, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के लिए दंडित नहीं करना चाहिए। अकबर ने पूर्ण शारीरिक रूप से सख्त और ऊर्जावान था। वह पढ़ या लिख नहीं सकता था, लेकिन वह कला, कविता, संगीत और दर्शन के प्रति काफ़ी उत्सुक था और उसने भारतीय कला और वास्तुकला के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्हें प्रतिद्वंदी धर्मों के समर्थकों के बीच विस्तार विमर्श करना पसंद था और उनके मुस्लिम धर्मशास्त्रियों ने इस्लामी कानून के जटिल बिंदुओं पर उनके फैसले को स्वीकार किया। अकबर का स्वाभाविक उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा पुत्र सलीम था, जो अब 36 वर्ष का है। शराब और अफीम दोनों का आदी सलीम अपने पिता के स्थान पर कदम रखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। 1591 में अकबर को शक था कि उसका बेटा उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है और 1600 में सलीम ने सशस्त्र विद्रोह का प्रयास किया था। सितंबर 1605 में अकबर अचानक बीमार पड़ गया। उस समय उसने सलीम के स्वामित्व वाले हाथी और खुसरो के हाथी के बीच लड़ाई का आयोजन किया। शायद उसे कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। इस युद्ध में सलीम की जीत हुई, लेकिन समय के साथ अकबर परेशान रहने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बीमारी बिगड़ने लगी। उनके वैद्य ने हर उपाय करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अकबर की मृत्यु से 4 दिन पहले सलीम अकबर से मिलने आया। अकबर इस समय तक बोलने में असमर्थ था। अकबर उसने सलीम के सर पर शाही पगड़ी लगाने के लिए अपने अधिकारियों को संकेत दिया। इस तरह से सलीम को अकबर की गद्दी सौंपी गई।
अंतिम समय में अकबर के शयन कक्ष में मिलने के लिए केवल कुछ मित्रों और परिचारकों को अनुमति दी गई थी। उन्होंने उससे एक सच्चे ईश्वर का नाम लेने का आग्रह किया और ऐसा लगा कि अकबर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी की आधी रात के करीब उसकी मौत हो गई। उन्हें आगरा के बाहर सिकंदरा में अपने द्वारा बनाए गए मकबरे में दफनाया गया था। आगे जाकर सलीम बादशाह जहांगीर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से अकबर को एक बीमारी ने मारा था। चलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि अकबर की मृत्यु कैसी हुई थी। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।